अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। अहमद शेर जज साहब मेरे साथ मौजूद है। मुगविया जहरा काज़मी के केस से मुताल्लिक आपको मुसलसल हम अपडेट कर रहे हैं। मुसलसल जो अपडेट्स होती हैं, खबरें होती हैं, वो तफसीलात आपके सामने रखते रहते हैं रोजाना की बुनियाद पर। और जो एहतिजाज का सिलसिला है वो भी जारी है और आप सबका शुक्रिया कि आप लोग देखते हैं और इस एहतिजाज में मुसलसल जो है वो साथ दे रहे हैं उन लोगों का जो मजलूम खानदान है। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। इस वीडियो में हमने अपने जो व्यूअर्स हैं उनके सामने वो तफसीलात रखनी है जो शायद लोग भूल चुके हैं। कि एक तो ये है कि जो ट्रायल कोर्ट ने चालान मंजूर किया था, चालान की मंजूरी के खिलाफ मुल्ज़मान की तरफ से हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की थी और अदालत ने उनकी दरखास्त यहाँ मुस्तरद की थी। और इस दरखास्त मुस्तरद करने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील दायर की गई थी और अपील में जो पेपर बुक बनती है उसके लिए 2 हफ्ते का टाइम था। अब सुप्रीम कोर्ट जो पाकिस्तान है, कराची रजिस्ट्री में जो 2 रुकनी बेंच है, डिवीजनल जो बेंच है वो समाअत करेगा, काज लिस्ट जारी हो चुकी है। और इस केस में जो सीनियर वकील है आमिर नियाज साहब, उनकी भी दोबारा एंट्री का इम्कान है। तो सर, आपके पास क्या अपडेट्स हैं? कौन-कौन से जजेस जो है सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में समाअत करेंगे? और थोड़ा-सा हमारे व्यूअर्स के लिए थोड़ा-सा केस का बैकग्राउंड भी बताइएगा कि दरखास्त में मुल्ज़मान की तरफ से सुप्रीम कोर्ट से अपील क्या की गई थी? और क्या अब केस का इम्कान है कि उनकी दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएगी? क्योंकि 19 से 23 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट का 2 रुकनी बेंच कराची रजिस्ट्री में समाअत करने के लिए आ रहा है। बहुत शुक्रिया। शायद भाई पहले तो मैं लोगों को बैकग्राउंड जिस तरह आपने कहा कि वो बता देते हैं। ये वो मामला है लोगों को वो बड़ी जल्दी याद आ जाएगा जब हम ये ज़िक्र करेंगे जिसके अंदर आपने और जीएन कुरैशी साहब ने हमें ये अपडेट किया था कि अदालत में लेट जाने का माहौल था। अदालत में कस्में खाई गई थी। ये कस्में खाने वाला मुकदमा है। आमिर नियाज़ वडेरा साहब ने आर्ग्यू किया था जो जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब हैं उनके सामने 2 मामला फिक्स थे उस वक़्त जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब के सामने एक एमएलओ वाला मामला और दूसरा जो जो इलियास मेमन साहब हैं, उन्होंने इस चालान की कॉग्निजेंस ले ली थी, उस कॉग्निजेंस को चैलेंज कर दिया गया था मुल्ज़िम ज़हीर की तरफ से। इन दोनों मामलात के ऊपर जब बहस हो रही थी, तो एमएलओ के मामले की समाअत पहले होनी थी, लेकिन जो वडेरा साहब थे, उन्होंने कसम-कुसम खाई और उन्होंने लेटने वाला कोई तरला मिन्नत वाला सिलसिला किया और उन्होंने अदालत से ये भी कहा कि मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप मेरे पहले ये चालान की कॉग्निजेंस वाले मामले पर बहस सुन लेंगे, तो आपको एमएलओ की सुननी ही नहीं पड़ेगी, मेरा काम हो जाएगा। जिस पर ऑनरेबल कोर्ट ने उनसे कहा था कि आप स्टेटमेंट दे दें, लेकिन उन्होंने स्टेटमेंट नहीं दी थी। फिर वो स्टेटमेंट से भाग गए थे और उसके बाद जब जब उन्होंने अपना आर्ग्यू किया, उसके अंदर उन्होंने कुछ कस्में खाई और जीएन कुरैशी साहब ने जो हमें अल्फाज इस्तेमाल किए, मुझे बड़े दिलचस्प चीज़ थी वो, कि वो उन्होंने कहा कि लेट गए, अदालत के अंदर लेट गए जज साहब के सामने समझे। तो ये जीएन साहब ने कोट किया था, आपको याद होगा। ये वही वाला मामला था, जिस पर जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब ने उनकी बहस सुनी और उसके बाद ये दरखास्त खारिज कर दी और ये कहा कि आपको अगर इस मुकदमे से कोई तकलीफ है, तो आप जाएँ ट्रायल फेस करें और ट्रायल के अंदर 265 के की एप्लीकेशन दे दें। ज़ाब्ता फौजदारी आपको एक रेमेडी प्रोवाइड करता है, जिस पर उनके मुलाज़मीन ने बहुत शोर-व-वेला किया मुल्ज़मान के, लेकिन असल बात उन्होंने असल हक़ाइक़ से वो दूर भागते रहे। बहरहाल उनकी ये चीज़ ख़ारिज हो गई और उन्होंने इसके अंदर कुछ कंसीलमेंट भी की थी। उन्होंने इससे कबल जो क्वेश्चमेंट फ़ाइल की थी, उसका भी नहीं बताया था, जिसको जिब्रान नासिर ने अदालत के अंदर पॉइंट आउट किया। उनके पॉइंट आउट करने पर अदालत ने इसके ऊपर भी अच्छी खासी क्लास ली थी। उसके बाद तौहीन जब अदालत। ये जी, तौहीन अदालत भी थी, उसका भी ज़िक्र किया और क्वेश्चमेंट आपको याद होगा जो इन्होंने एफआईआर खारिज करवाने के लिए एक दरखास्त डाली थी, जी, जी। वो भी इनकी खारिज हुई थी। जिस पर जब इनका ये मामला खारिज हुआ, तो कुछ दिन इन्होंने इंतज़ार किया, बल्कि कुछ दिन नहीं, काफ़ी दिनों के बाद 8 दिसंबर को इन्होंने ये अपील फाइल की है सुप्रीम कोर्ट के अंदर और 8 दिसंबर को जब ये अपील फाइल की गई, तो हमने देखा था कि मज़हर चौहान साहब जो हैं, वो इसके अंदर वकील हमें नज़र आए, जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड थे। उसके अलावा किसी और का नाम नहीं आ रहा था। किसी और की तरफ से इस मामले के अंदर अभी हमें नहीं पता था कि इस मामले को कौन प्रोसीड करेगा। आमिर नियाज़ वडेरा साहब वाली जो बात थी, हमें ये पता चला था कि आमिर नियाज़ वडेरा साहब इस केस को छोड़ चुके हैं और आमिर नियाज़ वडेरा साहब के जाने के बाद कई नई चीज़ें भी जो हाई कोर्ट के अंदर फाइल हुई थी, जिसमें ज़हीर की मुलाकात की दरखास्त थी शायद, ज़हीर की तरफ से जो मामलात हाई कोर्ट के अंदर आए और निचली अदालत में भी आए, 164। उसमें जी 164 को चैलेंज किया गया। उसके अंदर फारूकी साहब, जीएम फारूकी साहब एडवोकेट जो हैं और उसके अलावा एडवोकेट मोहम्मद फारूक साहब को एंगेज किया गया। नई एंट्री उनकी हुई, लेकिन आमिर नियाज़ वडेरा साहब को ना हमने ट्रायल कोर्ट के अंदर देखा, ना हमने हाई कोर्ट के अंदर देखा और हमें यही पता चला कि आमिर नियाज़ वडेरा साहब इस केस से अलहदा हो गए हैं। लेकिन अब जो दिलचस्प किस्म की मालूमात है, जो आपने बताया बिल्कुल इसी तरह मंदो खेल साहब और सैयद हसन अज़हर रिज़वी साहब जो हैं, जो हाल ही में
सिंध से जो एलिवेट हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के लिए, और ये वही जज हैं जिन्होंने मेहदी अली काज़मी साहब का जो मुकदमा चल रहा है, जो तज़हीक अमेज़ गुफ्तगू वाला, उसके अंदर भी वो 1 या 2 डेट्स पर समाअत कर चुके हैं। वो समाअतें भी उन्होंने की हुई हैं, वो इस मुकदमे को सुन चुके हैं ऑलरेडी। उन दोनों के बेंच ने सिंध की जो कराची रजिस्ट्री है सुप्रीम कोर्ट की, वहां पर 19 से लेकर 23 तारीख तक समाअत करनी है, और उसमें लिस्ट में कोई जितने भी 14, 15, 20 केसेस हैं, उन केसेस में अभी तक आवर नियाज बढ़ेरा साहब का ज़हीर बनाम सरकार जो केस है वो नहीं लगा। उसकी 2 वजूहात हैं। एक तो उन्होंने ये अपील बेसिकली फेस सेविंग के लिए, पब्लिक को शो करने के लिए, एक निचली अदालतों के ऊपर प्रेशर डालने के लिए फाइल की थी। उनको पता है कि उनकी ये सुप्रीम कोर्ट से अपील पहले दिन ही खारिज होनी है, इसमें लीव ग्रांट नहीं होनी। सुप्रीम कोर्ट ने पहले दिन ही इनको नीचे भेजना है वापस, कि जाएं ट्रायल कोर्ट से रुजू करें। दूसरी चीज ये थी कि ये इन्होंने सिर्फ टाइम टेकिंग प्रोसीजर के लिए, मतलब टाइम टेकिंग किस्म का जो एक हरबा होता है इनके ताखीरी हरबे, कि हम निचली अदालत को जाके कहेंगे कि हमने तो सुप्रीम कोर्ट चैलेंज किया हुआ है, तो देखें समाअत हो लेने दें, फिर आप फर्दर जुर्म आयद कीजिएगा। इन्होंने इन 2 पर्पसेस के लिए फाइल की थी। लेकिन अब जो मेरी इत्तलात है, अगर ये चाहते तो अगले हफ्ते के अंदर इनकी समाअत हो सकती है। लेकिन अब तक जो फाइनल लिस्ट आई है, जो फाइनल कॉज लिस्ट आई है 19 से 23 तक की, उसमें ये मुकदमा शामिल नहीं है। अगर ये चाहें तो ये जब भी दरखास्त देकर इसको लगवा सकते हैं, उसकी हेयरिंग करवा सकते हैं। लेकिन एक बात भी नजर में चीज नजर आ रही है कि ये नहीं चाहते कि उसकी समाअत हो, क्योंकि इनको उस रिलीफ की तवक्को नहीं है सुप्रीम कोर्ट से, और ये नहीं चाहते कि पब्लिक के अंदर एक और हमारा केस खारिज हो, पब्लिक को ये पता चले कि एक और हमारा मेहदी अली काज़मी के खिलाफ जो है वो स्टांस जो है वो गलत साबित हो गया, और हमने सुप्रीम कोर्ट तक अपने खिलाफ एक फैसला ले लिया। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट से ही मेहदी अली काज़मी को एक रिलीफ मिला था, इसलिए अब ये सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाना चाहते जो मुल्ज़िम ज़हीर वगैरह है। तो अब ये सारी चीजें जो हैं वो इस तरफ इशारा कर रही हैं कि सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो हम सोचते थे कि आमर नियाज बढ़ेरा साहब चूंकि इस मुकदमे के बारे में ज़्यादा वकला के लिए कई तरह के कंसर्न्स होते हैं, एक दूर से आना, अपनी वकालत छोड़ के आना, और उसके अलावा एक आगे मुकदमे के अंदर कोई कुछ मिल भी ना रहा हो बदनामी के अलावा, और लोग आपके ऊपर बातें करें कि आप गलत चीज कर रहे हैं, गलत साइड पे खड़े हैं, तो हमने सोचा था कि शायद उन्होंने इस मुकदमे को छोड़ दिया। लेकिन जो मैं समझता हूँ कि छोटी डेवलपमेंट नहीं है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि आमर नियाज बढ़ेरा साहब इज बैक, और उन्होंने दोबारा इस मुकदमे को टेकअप कर लिया है। और पहले शायद कोई इख्तलाफात होंगे लीगल टीम के कि जीएम फारूकी साहब कुछ और चाहते थे, बढ़ेरा साहब नहीं, कुछ आप और कह रहे हैं चाहते कि थे। उनका वकालतनामा सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया गया है, और अब जो केस अपडेट हुआ है, मतलब उनका नाम वहाँ सुप्रीम कोर्ट में शो हो रहा है जी, इनके केस में। जी, अगर आप सुप्रीम कोर्ट में उसका जो तरीक़ेकार होता है उसके केस स्टेटस को देखने का, तो वो मैं चाहूँगा कि अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो शॉट को शेयर कर दें साथ वीडियो के अंदर। वो मैंने जो आपको भेज रहा हूँ मैं, उसमें आमर नियाज़ बढ़ेरा साहब जो हैं वो लॉयर के तौर पर, और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के तौर पर वो मज़हर चौहान साहब जो हैं वो उनका नाम आ रहा है। उनका नाम, जिस तरह हमने पहले भी कहा था, कि यकीनी तौर पर ये किसी न किसी को एंगेज करेंगे, किसी बड़े नाम को लेके आएँगे, या किसी जिससे इनको रिलीफ की उम्मीद है, जो इनके लिए अच्छे से लड़ सकता है, वफादारी से मुकदमा लड़ सकता है, उनको ये ज़रूर एंगेज करेंगे। तो वो इन्होंने दोबारा आमर नियाज़ बढ़ेरा साहब को एंगेज कर लिया है। जब वकील का नाम केस के अंदर आ जाता है, तो ये मुमकिन नहीं है कि उनके मामलात इनके साथ तय ना हुए हों। वो बगैर मामलात को तय किए हुए अपना वकालतनामा दे रहे हैं। तो वकालतनामा देने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड पर नाम अपडेट होता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट जो है, वो ये साफ-साफ दिखा रही है कि आमर नियाज़ बढ़ेरा साहब ने फाइल होने के बाद, क्योंकि जब फाइल हुआ था तो तब उनका नाम शो नहीं हो रहा था, तब सिर्फ नाम था मदर चौहान साहब का। फाइल होने के फौरन बाद उनकी तरफ से वकालतनामा लगा दिया गया है, और अब जब भी समाअत होगी, अगर अगले हफ्ते में ये दरखास्त देकर इसको लगवाते हैं, तब अदरवाइज जब भी रजिस्ट्री में दोबारा बेंच आएगा, तो इस समाअत के अंदर ज़हीर के बिहाफ पर आमर नियाज़ बढ़ेरा साहब पेश होंगे। क्योंकि हाई कोर्ट में चालान मंजूर हुआ था, उस वक़्त भी इन्हीं मुअज़्ज़ज़ वकील साहब ने जो है वो दलाल लिए थे, और वहाँ से इनकी दरख़्वास्त मुस्तरद हुई थी, और अदालत ने चालान को मंजूर कर लिया था। उसके बाद फिर हाई कोर्ट में भी तवील तरीन दलाइल इन्होंने दिए थे, और यहाँ पर भी जो वो अपनी जो दरख़्वास्त थी, अपना जो मौक़िफ़ था, उसको जो ख़ास में क्या मुतमईन कर पाते हैं या नहीं कर पाते, क्योंकि फैक्ट्स तो अब ना पहले तब्दील हुए हैं, ना अब तब्दील हुए हैं। यानी कि पहले अगर 2 बार दरख़्वास्त मुस्तरद हो चुकी है, अपना मौक़िफ़ साबित नहीं कर पाए, तो अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में अपना मौक़िफ़ साबित कर पाते हैं या नहीं कर पाते। सर, आपने इंतहाई अहम अपडेट्स दी, आपका बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।